नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली टिक शाम को 4 बजे आयतन से रिलेटेड वीडियोज में आपके लिए क्या क्या आते रहे कंटिन्यू। और इसी सीरीज में कंटिन्यू सबसे पहले अपन ने पढ़ा आपके सामने घनाभ के बारे में, फिर घन के बारे में, फिर पढ़ा अपने बेलन के बारे में, और फिर पढ़ा अपन ने शंकु के बारे में। और ये अपना 5वां वीडियो है जिसमें अपन गोले के बारे में डिटेल में बात करने वाले दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है अपना काफ़ी लंबा होने वाला है और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि देखो गोले पर आधारित जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है उनके बारे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बनी है और इसके अंदर जो वेरिएंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बात आपको पहले बता दें, अगर हम गोले की बात करें तो इस वीडियो के माध्यम से पहले हम गोले के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कंसेप्चुअल बात करेंगे, उसके फॉर्मूला जनरेट करेंगे और इसमें जितने भी आज तक लॉजिकल प्रश्न बने हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपन देखो गोले को अपन 3-4 भागों में डिवाइड किया है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सब भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस गोले की। तो ठोस गोले की बात कर रहे हैं अपन, जो ठोस गोला होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो तुम्हारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर ठोस गोला बोलो या गोला बोलो, बात एक ही। बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके आता है उसमें सिर्फ गोला ही बोले तो समझ लेना वो ठोस गोला ही है। अगर गोला ही बोल दे आपको, ठोस गोला नहीं बोले तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिर भी वो ठोस गोला है, गोला ही ठोस गोला है, ठोस गोला ही गोला है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसका कन्फ्यूजन मत रखिए दिमाग में और काफ़ी आसानी से समझिए इसको। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने ठोस गोले के बारे में। और ठोस गोला क्या होता है, आपने कोरक बॉल देखी होगी। कोरक की जो बॉल होती है वो ठोस गोले का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ना। कोरक बॉल बिल्कुल ही निमर होती है, अंदर से बिल्कुल ही भरी हुई होती है, मतलब बिल्कुल भी खोखला पार्ट नहीं होता है, इसलिए वो आपका ठोस गोला है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करेंगे अपन ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो आप जानते हैं कि चारों, अगर आप याद रखेंगे जो टेक्निक से जो अपन बना रहे हैं वह ध्यान रखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं कभी और काफ़ी इजीली आप सीख सकते हैं काफ़ी आसानी से। देखिए आप, जैसे मेरे को आपके सामने इधर से भी वर्ताकार दिखता है, इधर से वर्ताकार दिखता है, इधर से वर्ताकार दिखता है और इधर से वर्ताकार दिखता है ठोस गोला। तो आप कह सकते हैं कि चारों दिशाओं से वर्ताकार दिखता है। अतः आप अच्छी तरह जानते हैं एक वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि चारों दिशाओं से वर्ताकार दिखेगा, तो यूँ कह सकते हैं गोले का जो संपूर्ण पृष्ठफल होगा आपका 4πr² हो जाएगा। एक वर्ताकार साइड का होगा πr², तो 4 साइड का हो जाएगा 4πr²। काफ़ी मजेदार है और काफ़ी आसानी से याद करने का तरीका है। तो ये हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला बोलो ठोस गोला बोलो, बात एक ही, बार बार एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका गोले का आयतन। याद रखने वाली थोड़ी सी बात यही है कि आपको गोले का आयतन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गोले का आयतन इंपॉर्टेंट है। तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr³। गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr³। तो गोले का जो आयतन है आपका वो होता है 4/3 πr³। तो ये गोले का आयतन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अपने काम आएगी ठोस गोले में वो हो गया आपकी दो गोलों के आयतनों में तुलना। गोला बोलो या ठोस गोला बोलो, बात एक, इसलिए यही कर रहे हैं, दो गोलों के आयतनों में तुलना। तो आप जानते हैं कि जब जब हमने जिस भी, इससे पहले अपन 4 आकृतियां पढ़ चुके हैं, जब जब जिस आकृति की तुलना की अपन ने क्या किया है, पहले वाले के आयतन में दूसरे वाले के आयतन का भाग लगा दिया। ठीक है, तो मैं कहूँ पहले गोले का आयतन है आपका V1 4/3 πr₁³ और दूसरे गोले का आयतन है आपका V2 4/3 πr₂³। तो पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले के आयतन का भाग लगा दो, पहले गोले के आयतन में दूसरे गोले के आयतन का भाग लगा दो। तो 4/3 पाई से 4/3 आपका पाई कट जाएगा और कटने के बाद एक वेरिएंट यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका दोनों के आयतनों में अनुपात बराबर r1/r2³। दोनों के आयतनों में अनुपात बराबर r1/r2³। ये एक वेरिएंट है जिससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे और क्वेश्चन के बारे में जब बात करेंगे अपन तब इसको अपन काम में लेंगे। तो अभी तक अपन जो डिटेल में बातें बताई, तीनों बातें ये ठोस गोले या गोले पर आधारित है। लेकिन ठोस गोले की बात हम कर चुके हैं और मैंने कहा गोले का जो वेरिएंट है वो बड़ा है थोड़ा, तो इसमें और भी बातें उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो गोले का दूसरा पार्ट है आपका अर्धगोला। तो पहले अपन कंसेप्ट और फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद लॉजिकल प्रश्न के बारे में बात करेंगे सबके। तो पहले आप इनको समझ लीजिए, फिर लॉजिकल प्रश्न भी आएंगे आपके। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आपसे ना अर्धगोला की। तो अर्धगोला क्या होता है, अगर गोले को आधा काट दिया जाए, अगर हम कहें आपके सामने जो गोला है उसको आधा काट दिया जाए तो अर्धगोला बन जाता है। अगर गोले को आधा काट दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो अर्धगोला बन जाएगा। ठीक है, तो अगर गोले को आधा काट दिया जाए तो अर्धगोला बन जाएगा। तो अर्धगोला जो होगा आपका इस प्रकार का होगा, जिसमें ये दिशा भी बची रहेगी,
ये दिशा भी बची रहेगी, ये दिशा बची रहेगी, सिर्फ एक दिशा कटी है। अतः आप कह सकते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर याद रखने के तरीके से आप ध्यान में रखो तो काफी आसानी से रख सकते हैं। ये दिशा बाकी, ये दिशा बाकी, ये दिशा बाकी, ये दिशा कटी है सिर्फ, तो 4πr² की जगह 1πr² कटा है बस। तो आप कह सकते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका वो 3πr²। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन अर्धगोले के आयतन पे। अब आप जानते हैं पूरे गोले का जो आयतन है वो है आपका 4/3πr³। पूरे गोले का जो आयतन है वह है आपका 4/3πr³। अतः अर्धगोले का जो आयतन होगा आप इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो 2 का भाग लगाते हैं, 4 2 से कट जाएगा 2 बार, तो आप कह सकते हैं 2/3πr³। क्या हो जाएगा आपका आयतन हो जाएगा 2/3πr³। ये हो जाएगा आपका अर्धगोले का आयतन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट हो गया आपका अर्धगोला, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अर्धगोले के बाद तीसरा पार्ट जो आपका गोले से रिलेटेड आता है वह है आपका गोलीय कोष, या फिर आप खोखला गोला भी कह सकते हैं। या तो आप गोलीय कोष कहें या फिर आप खोखला गोला भी कह सकते हैं। गोलीय कोष कहे तब भी सही है और खोखला गोला कहे तब भी सही है। तो गोलीय कोष या खोखला गोला कैसा होता है वो दिखाते हैं आपको। आपने टेनिस की बॉल देखी होगी। टेनिस की बॉल खोखले गोले या गोलीय कोष का शानदार एग्जाम्पल है। इसमें ये वाला भाग भरा हुआ होता है और ये वाला भाग खाली होता है, इसमें एयर होती है। R1 त्रिज्या का जो गोला है ये खाली होता है और R2 त्रिज्या का जो होता है वो आपका ये वाला होता है बार वाला, और अंदर वाला R1 त्रिज्या का होता है। और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये भरा हुआ भाग होता है। इसमें चपड़ी टाइप होता है और अंदर हम दबाते हैं तो ये दबती है। टेनिस की बॉल आपने देखी होगी, तो टेनिस की बॉल इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है। अब इसमें 2 चीज़ें अपने काम आती है आपके सामने, और दोनों चीज़ों को हम इजीली काम में लेते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं हम आपके सामने। तो दोनों चीज़ें कौन कौन सी काम आती है वो देखिए। तो पहला आपका काम आता है इसमें, देखो आयतन की बात कर लेते हैं, गोलीय कोष का आयतन। तो सबसे पहले इसमें काम आता है आपका गोलीय कोष का आयतन। अब आप जानते हैं आयतन की अगर हम बात करें आपके सामने, तो बाहर वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा दो। बाहर वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा दो तो गोलीय कोष का आयतन हो जाएगा। तो बाहर वाले गोले का आयतन आपका 4/3πr² और अंदर वाले गोले का आयतन है 4/3πr₁। अब इन दोनों में से घटाई दिया अपन ने तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका 4/3π, और ये हो जाएगा r2³ माइनस r1⁵। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, r2³ माइनस r1⁵। तो ये हो गया आपका आयतन, गोलीय कोष या खोखले गोले का आयतन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से हो सकता है ये आपका आयतन। ठीक है, सिंपली वेरिएंट है तो अपन ने ले लिया आपके सामने आयतन। अब आयतन के बाद आपका गोलीय कोष का जो आयतन है ये इंपॉर्टेंट है, और गोलीय कोष से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें गोलीय कोष का आयतन इस प्रकार से पूछा जाता है आपको, और ये आयतन ही अपने काम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया आपका गोलीय कोष का आयतन। अब एक और चीज है अपने जो काम आती है चौथी, समतल परिच्छेद की त्रिज्या। क्या काम आती है? समतल परिच्छेद की त्रिज्या। तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या क्या होती है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपन। एक वर्त है आपका जिसका केंद्र O है ना, या फिर एक गोला है जिसका केंद्र O है। अब गोले की बात करें, गोला पटे तो गोले की बात करेंगे, इसका केंद्र O है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन का, गोले को अपन यहाँ तो क्या अर्ध गोले में तो बीच में से काटा था, मतलब आधा हो गया था वहां पर, लेकिन ये बीच में से नहीं काट रहे अपन, यहाँ पर अपन नीचे से काट रहे हैं इसको, है ना। तो इसको नीचे से काट रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ काट रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं परिधि से केंद्र को मिलाने जो रेखा होती है वो तो त्रिज्या होती है, तो आप कह सकते हैं तो R हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो काटा है इसकी हो जाएगी आपके सामने, है ना, ये ले सकते हो आप ऊंचाई। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो बनी है आपके सामने इसे कहते हैं अपन समतल परिच्छेद की त्रिज्या। समतल परिच्छेद की त्रिज्या, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अपन एक, और काफी मजेदार क्वेश्चन होगा वो, समतल परिच्छेद की त्रिज्या। तो बात भी करेंगे एंड में, इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन, क्योंकि अपन यहाँ बता चुके हैं आपके सामने। ये तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए अपन, तो आप निकाल सकते हैं इसका 100 कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अगर पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व करें तो ये आगे समतल परिच्छेद की त्रिज्या आपकी। इस प्रकार से अपन ने समतल परिच्छेद की त्रिज्या आपके सामने निकाल दी। तो ये जितनी भी बातें अपन ने 4 बातें बताई आपको, ये अपने क्वेश्चंस करने में काम आया। ये तो अपनी टाइप हो गया, कंसेप्ट हो गया, आपका एनालिसिस हो गया,
ठोस गोले या अर्धगोला या गोले कोष के बारे में ये अपन ने एनालिसिस कर लिया आपके सामने। तो ये बातें तो अपने क्वेश्चन करते हुए काम आएगी। जितने भी गोले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हो, ये जितने भी वेरिएंट आपके सामने अपन ने रखे हैं इससे रिलेटेड ही बने, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अभी अपन ने अपने कंसेप्ट के बारे में बता दिया, अब बताएंगे हम आपको लॉजिकल पर्सन के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है आपका, जो लॉजिकल क्वेश्चन के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं, उनमें अपना पहला क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है। जो दो गोले आपके दे रखे हैं उनके आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी हाल ही में वेरिएंट बता चुके हैं, आयतनों में जो अनुपात है आपको 8:27 दे दिया, तो अपन लिख दिया आपके सामने 8:27 और उनकी त्रिज्याओं में अनुपात आपसे पूछा है, ऐसा लिखा था अपन ने, आयतन में अनुपात और त्रिज्याओं में क्यूब में अनुपात, इस प्रकार से लिखा था अपन। तो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आयतन में अनुपात देकर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, और एग्जाम वाला त्रिज्याओं का अनुपात देकर आयतनों का अनुपात भी पूछ सकता है आपसे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इनका घनमूल निकाल दीजिए, त्रिज्याओं में अनुपात आ जाएगा, तो 8 का घनमूल आ जाएगा आपका 2 और 27 घनमूल हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका त्रिज्याओं में अनुपात। ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल सा पहला सा क्वेश्चन है, जिसमें दो क्वेश्चन तो अपन कर रहे हैं आपके सामने आयतनों में, ठोस गोले के आयतनों में अनुपात पर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, वो लैंग्वेज सुनिएगा आप। तो मैं दो गोलों के आयतनों में अनुपात दे रखा हूँ आपको 64:125। दो गोलों के आयतनों में अनुपात दे रहा हूँ मैं आपको 64:125। तो ये त्रिज्या मैंने ऐसे कैसे लिखी, आधा क्वेश्चन तो सेम टू सेम यही है। तो पहले घनमूल निकाल दो तो 4 हो जाएगा, इसका घनमूल निकाला तो 5 हो जाएगा। तो त्रिज्या में जो अनुपात है आपका वो 4:5 हो जाएगा। त्रिज्या में जो अनुपात है आपका वो 4:5 हो जाएगा, और त्रिज्या में अनुपात जो अपन ने लिया वो 4:5 ले लिया। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या में अनुपात तो हम पहले पूछ चुके, तो यहाँ थोड़ी पूछें, यह मैंने पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर कर दिया अपन, और 4π से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब आप जानते हैं 4π से ऊपर नीचे गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और स्क्वायर किया तो सब में किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। 4πr1 का स्क्वायर हो जाएगा S1 पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 4πr2 स्क्वायर दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में 16:25 का अनुपात होगा। दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में 16:25 का अनुपात होगा। यह आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बिल्कुल सिंपल ही था, काफी आसान क्वेश्चन था और काफी इजीली अपन ने अप्रोच कर दिया आपके सामने। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें एक गोले का आयतन दे रखा आपको, सुनिएगा गौर से, एक गोले का आयतन दे रखा आपको 88/21 गुणा 14 का क्यूब घन सेंटीमीटर, ये दे रखा आपको। ये एक गोले का आयतन आपको दे रखा है। अभी बोला ये गोले का आयतन आपको देने के बाद आपसे पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर ही सकते हैं, तो गोले का आयतन के बराबर करते हैं, इसको गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि आयतन आपको दे रखा है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3, पाई का मान 22/7 और ये r³, तो ये होगा 4/3 पाई r³ बराबर दे रखा आपको 88/21 और ये 14 का क्यूब, ये आपको दे रखा है। अब अपन जो कट रहा है उनको काट देकर यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। देखिए आप जानते हैं 7 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से 3 भी कट जाएगा, नीचे का तो कट गया फिनिश। अब 22 से काट दीजिए आप 4 बार, और 4 से 4 भी कट जाएगा, ये भी फिनिश। अब आप जानते हैं कि r³ बराबर 14 क्यूब बचा आपसे, अतः आप कह सकते हैं कि ये 3 घात से 3 घात भी कट जाएगी। तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो r का मान आपके सामने निकल के आया वो 14 सेंटीमीटर आ गया। अब r का मान 14 सेंटीमीटर आने के बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, और संपूर्ण पृष्ठफल होता है आपका 4πr², तो 4 गुणा 22/7 और r² मतलब 14 गुणा 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब काटना बाकी रहेगा, काटते हैं आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप काटे नहीं तो आपको वर्त में बताएंगे आपके साथ, जो 14 त्रिज्या होती है उसके लिए πr² का जो मान होता है वो 616 होता है। चाहो तो आप काट सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जब 7 त्रिज्या πr² जो वर्त का क्षेत्रफल 7 त्रिज्या के लिए क्षेत्रफल 154 होता है, 14 त्रिज्या के लिए 616 होता है, और 21 त्रिज्या के लिए 1386 होता है। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको काट सकते हैं, नहीं काटो डायरेक्ट 616 रख सकते हैं। अब 4 से गुणा कर दीजिए बस, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, है ना। ये हो गया आपका 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपन ने निकाल के दिया आपको। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है।
एक गोले का आयतन दे रखा है आपको 905 से 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात आपको पहले ही बता दें, हम जितने भी क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहे हैं सब लॉजिकल प्रश्न है, सब क्वेश्चन में कोई ना कोई खास बात है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली अप्रोच बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम में पॉसिबिलिटी काफी अच्छी बनी। इस क्वेश्चन में आपको आयतन देकर इसमें व्यास पूछा है, इसमें आपको आयतन दिया और क्या पूछा है, व्यास। तो इसको भी गोले के आयतन के बराबर कर देते हैं अपन। मैंने लिखा 4/3, पाई का मान 22/7 और ये लिख दिया r³। ये मिश्र बिन को हम साधारण में बदल देंगे, तो इसको गुणा करेंगे 9 7 63 और 7 5 35, 6335 और एक जोड़ा 6336 और बटे आपका 7। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ से भी हम आर का मान निकालेंगे व्यास निकालने के लिए, तो 7 से 7 तो कट ही जाएगा आपको। अब और जो भी फाड़ आता है उससे काट दें, पर पहले 4 से काट दें, 4 का फाड़ा बोल सकते हैं आप 104, फिर बच गया आपको 5 चौक 20 है ना, 8 चौक 32 और 4 चौक 16। ठीक है, अब और भी काट सकते हैं। अगर आपको 22 का फाड़ा 22 से काट दो और 22 का नहीं आता तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब 2 से फिर काट सकते हैं आप 72 बार, तो इस प्रकार से 72 बार कट गया। और आपका जो वेरिएंट निकल के आया आपके सामने बता देते हैं क्या निकल के आया। ये हो गया आपका r³/3 और इधर 72/1। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 3 को आप 72 से गुणा कर देंगे, तो r³ बराबर 72 को 3 से गुणा क्या थी, आ गया आपको 216। अतः आप r का मान निकाल देंगे 216 का घनमूल। ये क्यूब है उधर जाकर घनमूल बना देगा, तो 216 का जो घनमूल है वो 6 होगा। या तो ऐसे कह सकते हो और ऐसा नहीं कहो, तो भी कहते हैं 6 का क्यूब है तो घात कट जाएगी दोनों साइड से। ठीक है, तो ये आ गया आपकी त्रिज्या। अब त्रिज्या आने के बाद व्यास बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं त्रिज्या का दुगना ही व्यास कहलाता है। तो 2 को 6 से गुणा कर दो 12 सेंटीमीटर, तो आपका व्यास आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल ही है, काफी आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिल्कुल नॉर्मली अपन ने अप्रोच बनाते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन। तो देखो, जैसे अपन ने बोला था ना आपके सामने प्रैक्टिकल एनालिसिस था कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या के बारे में अपन ने बात करी थी आपके सामने, वो यहाँ पर बात करेंगे अपन समतल परिच्छेद की त्रिज्या। ये पूछता है एग्जाम वाला कई बार। और लैंग्वेज क्या होती है क्वेश्चन की वो भी सुन लीजिए। लैंग्वेज ये होती है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग 2 टुकड़े बनाए गए हैं, तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपको ये होता है r² - h²। जिसमें आपने नोटिस किया कि r का मान दे रखा है आपको 10 और h का मान दे रखा है आपको 6। ये मान रखना है और आपको समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मान रख देते हैं, r का मान आपका 10 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, घटाने पा गया आपका 64 और ये आ गया आपका आंसर 8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 8 सेंटीमीटर आपका समतल परिच्छेद की त्रिज्या निकल के आ गई। तो 8 सेंटीमीटर हो गया आपकी समतल परिच्छेद की त्रिज्या। तो एक क्वेश्चन हम समतल परिच्छेद की त्रिज्या पर कर चुके, जो पॉइंट नंबर 4 मैंने बताया था इसी वीडियो में आपको, तो उस पर समतल परिच्छेद की त्रिज्या के बारे में बताया था। जब अपन नीचे से काटते हैं तो वह समतल परिच्छेद की त्रिज्या आपके सामने बनती है। इसका क्वेश्चन स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। काफी आसान वेरिएंट है और काफी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं काफी मजेदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का, वो लॉजिकल में देखिए आप। एक धातु की एक खोखली गेंद है, धातु की एक खोखली गेंद है इस प्रकार की, जिसका बाहरी व्यास दे रखा है आपको। बाहरी व्यास जानते हैं आप, ये पूरा वाला व्यास दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, मतलब पूरा जो दे रखा है आपको ये 6 सेंटीमीटर ऐसे कह सकते हो। मैं पूरे को यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। ये बाहरी व्यास आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो दे रखा है आपको, इसकी जो मोटाई है वो आपको आधा सेंटीमीटर दे रखी। जो खोखली बॉल है आपको या खोखली गेंद धातु की दे रखी है, इसकी जो मोटाई वो आधा सेंटीमीटर है और जो बाह्य व्यास है आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी खोखली गेंद है ना का यूँ पूछा आपसे आयतन पूछा है, तो ये जो आपका आयतन है इसका पूछा गोले कोश का, है ना। गोले कोश या खोखले गोले का आयतन आपसे पूछा है। इन खोखले गोले का आयतन तो हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक तो आपका r2 हो और एक आपका r1 हो। तो r2 तो आपको क्लियर ही दिख रहा है, बाह्य जो व्यास है आपका वो 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो बाह्य व्यास आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका जो r2 का जो मान है वो तो वैसे दिख रहा है आपको 3, तो आप कह सकते हैं r2 का मान हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है आपकी वो 3 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की r1 और निकालनी है आप, यहाँ से यहाँ तक क्या निकालनी r1। अभी r1 भी आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये आधी घटा दो तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक,
तो 3 में से आपको आधा घटाना R1 आ जाएगा। तो 3 में से आप आधा घटा दीजिए, R1 आसानी से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ने बोला 2 लिख दिया, ऐसा कैसे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 ज्ञात कितना आ गया 5, तो ये हो गया 5/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका R1 का मान। तो अपन इजीली लिख चुके हैं आपके सामने R1 का मान, और इस प्रकार से होता है आपका R1 का मान। अब R2 और R1 दोनों निकाल चुके हैं, तो आप गोलीय कोश का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोलीय कोश का जो आयतन होता है आपका होता है 4/3 पाई ये R2 क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब 5/2 का क्यूब, ये आपका हो गया। अब जब अगर इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ये आपस से सोल्व हो जाता है, तो अपना आंसर इजीली आ जाता है। और एग्जाम का जो आंसर था वहां तक ही ले जाएंगे, इसको तो पूरा कैलकुलेट करेंगे अपन। तो मैंने लिखा 4/3 22/7, ऐसे चल गया। 3 का क्यूब आप जानते कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 5 का क्यूब हो गया 125, और वापस नीचे लिख रहा 2 का क्यूब हो गया आपका 8। इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर दिए। अंदर और सोल्व करेंगे अपन, ये 22/7 अपन ने ऐसे कैसे लिखा है। अब आप 8 को नीचे कर देंगे और यहाँ गुणा करके लिखेंगे अपन। तो अपन इसको जब गुणा करेंगे 27 को 8 से, तो 8 7 56 हासिल 5, 2 8 16 21, 216 माइनस 125 ऐसे लिख देंगे। फिर आगे फिर घटा के लिख देंगे अपन 22/7 गुणा। अब 216 में से 125 घटा दीजिए आप, तो क्या घटाओगे आप, 1 आ जाएगा, 11 में से 9 आ जाएगा, और आप इधर से यहाँ से ले चुके हैं, तो 91/8 हो जाएगा आपका। तो अपन ले सकते हैं आपको 91/8। अब आपको काटना बाकी रह गया बस, 4 से 8 काट दीजिए आप 2 बार, ये काट दिया अपन ने 2 बार, 2 से काट दीजिए 11 बार, 7 से काटो 1 7 7 और 3 7 21, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 13 का पार्ट आप बोलिए, आप 13 कम 13 हासिल 1, 13 कम 13 1 14, अब 3 का भाग लगा दो, ठीक है, 4 3 12, अब 2 बच गया, 7 3 21, 47 से 2/3 घन सेंटीमीटर। ये पेपर आंसर था आपका, जो पेपर में दे रखा था 47 से 2/3 घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन काफी जोरदार था, इसमें कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि R2 का मान था 3 सेंटीमीटर और आधा घटाते R1 का मान आ गया था आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो अपन आसानी से निकाल देते, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन। अब आते हैं अपन गोले के आखिरी और सबसे मस्ट क्वेश्चन पे, जिसका जो लॉजिक है वो काफी मजेदार है और काफी अच्छा लॉजिक है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आपके सामने। तो धातु के 3 ठोस गोले दे रखे हैं, धातु के 3 ठोस गोले दे रखे हैं, जिनकी व्यास दे रखे हैं आपको। ये व्यास है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। धातु के 3 ठोस गोले दे रखे हैं, जिनकी व्यास दे रखे हैं आपको, हाँ ना, ये व्यास है आपको, जो दे रखे हैं आपको व्यास, जिसे कहते हैं डायामीटर। तो ये आपको डायामीटर दे रखे है ना। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर धातु के 3 गोले दे रखे हैं। इनको मिलाकर एक बड़े गोले का निर्माण किया गया है, तो बनने वाले गोले का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको बोला गया है। तो इसको प्रैक्टिकली समझो तो ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पहले इसकी त्रिज्याएं निकाल लेते हैं अपन, फिर बताएंगे प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं। त्रिज्या आधी होती है, तो 6 का आधा कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी होगी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ये जो नीचे निकाली अपन ने, ये हो गया आपकी त्रिज्या है सबकी, तीनों गोलों की त्रिज्या अपन ने निकाल दी आपके सामने। अब इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझो तो प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, जैसे सपोज करो आपने पूड़ी बनाने के 3 लोहे बना लिए, हम 3 लोहे हो गए, और जिसकी एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 3 पूड़ी बनाने के लोहे बना लिए आपने घर पे। अब आपका मन नहीं कर रहा पूड़ी बनाने का, आपने सोचा कि मैं एक काम करूँ, तीनों को मिलाकर एक बड़ी पूड़ी निकाल दूँ, तो बनने वाली बड़ी पूड़ी की त्रिज्या क्या होगी, वो मैंने आपसे पूछा है। तो कुल मिला के एक बात है ना, जब भी ऐसा कभी बोला जाए तो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाकर जो अगली का पूछा जाए, तो जितनी भी वस्तुएं अपन ने मिलाई है उनके आयतनों का योग बनने वाली वस्तु के आयतन के बराबर होता है। जब अपन ने 3 गोलियां मिलाई है, इन तीनों का आयतनों का योग कुछ छोटी गोली के आयतन के बराबर हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये तीनों का आयतनों का जोड़ अपन छोटी के बराबर कर देंगे, तो अपन कह सकते हैं इसका 4/3 पाई, 4/3 पाई तो सब में आएगा, देखो हाँ, ये तो कॉमन सी बात है। फिर बोलूँ मैं, इसका क्यूब होगा था आपका 3 का क्यूब, इसका क्यूब होगा तो 4 का क्यूब, इसका क्यूब होगा था 5 का क्यूब। चाहो तो बंडे डाल के देख लो, 4/3 पाई 3 का क्यूब, 4/3 पाई 4 का क्यूब, 4/3 पाई 5 का क्यूब, ये तीनों का हो गया आपका अलग अलग। मैंने इसको कॉमन ले लिया क्योंकि सब में कॉमन था इसलिए। अब इसको कर रहा हूँ मैं आपके सामने अगले गोले के आयतन के बराबर, उसकी त्रिज्या मैंने बड़ा आर मान ली, ठीक है। तो इसके बराबर कर दिया। अब इसलिए कि अपन ने किसको काट सकते हैं, अपन दोनों आयतन बराबर कर दिया, 4/3 पाई से बाहर काट दिया अपन ने। अब बस कैलकुलेशन कर देंगे, इसमें अर्धव्यास का मान आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का क्यूब होता है 125, और ये हो गया आपका आर का क्यूब।
जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप निकल के आएगा, जोड़ दीजिए आप 5 9 है ना, 9 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हासिल 1 और 1 और कितना हो जाएगा वो 2 216। ये आर क्यूब बराबर 216। अतः आप कह सकते हैं कि आर का जो मान आएगा आपका वो घनमूल निकाल दो इसका 6। तो जो बड़ा आपके सामने बन के सामने आया, जो बड़ा गोला आपके सामने बना उसके अर्धव्यास होगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बड़ा गोला जो आपके सामने बन के आया उसका जो अर्धव्यास होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन थे, काफ़ी मज़ेदार थे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी डिफरेंट चैप्टर है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं आपके सामने। तो वास्तव में आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको आज का वीडियो देखने के बाद गोले से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगा हो कंटेंट बहुत ज़बरदस्त हो और आपको मज़ा आए वास्तव में और आपको आप एग्जाम को क्रैक करने में मेरे वीडियो के माध्यम से मदद मिली हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सेट की या किसी की तैयारी आप कर रहे हो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आपको वास्तव में मदद मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ मैथ रीजनिंग पढ़ने का मौका मिल सके दोस्तों आपके साथ। तो फिर मिलते हैं ठीक शाम को 4 बजे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।